नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बातें जहां होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कोई बिना किसी लाग लपेट के, जो जैसा है वैसा का वैसा आपके सामने हम रख देते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और अब देखिए, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने अभी जब पीछे रैली की थी तो वहां उन्होंने नारा दिया था, बटोगे तो सामने वाले महफिल सजाएंगे। इससे पहले योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। संघ प्रमुख कह चुके हैं, अपनी रक्षा के लिए हिंदू समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। ये सारी बातें क्यों की जा रही है, हमने इसकी इस प्रोग्राम में भी चर्चा की है, लेकिन इलेक्शन के नजरिए से आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? अगर वो हिंदुओं को एकजुट ना करे तो क्या उसके पास चुनावों में वाकई कोई चांस रहता है, या कितनी बड़ी मुश्किल उसके सामने खड़ी होती है? लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप कहते हो बटना मत या एकजुट रहना, तो एकजुट रहने के लिए या तो कोई मुद्दा होना चाहिए सामने, आप हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए कोई इशू ऐसा रखें सामने उनके, या फिर उनके सामने कोई होना चाहिए जिनके खिलाफ या जिनके विरुद्ध या जिनके समक्ष वो एकजुट हो जाए। क्या इन दोनों में से कोई भी एक चीज महाराष्ट्र में खास तौर पर और झारखंड में भी है? इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज बड़े खास मेहमान हमारे पैनल में हैं, आपको मजा आएगा आज के प्रोग्राम में। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए, बीजेपी के नेता और हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, और आप उनको अक्सर सुनते हैं, इस प्रोग्राम में भी वो पहले आ चुके हैं। बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका। PIL मैन के रूप में जाने जाते हैं। PIL मैन ऑफ इंडिया, PIL मैन ऑफ इंडिया अश्विनी उपाध्याय। और प्रदीप सिंह जी सर हमारे साथ रोज की तरीके से। सर आपका बहुत स्वागत है। सर, ये बटोगे तो महफिल सजेगी या बटोगे तो कटोगे, ये चुनाव में नारा है क्या इस बार बीजेपी का? देखिए, चुनाव में नारा है कि नहीं ये तो पता नहीं, होना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि इतिहास से जो है वर्तमान और भविष्य के निर्णय लेने चाहिए, इतिहास से सबक सीखकर। तो एक किताब है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की, संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें उन्होंने कोट किया है श्रीचंद्र विद्यालंकार को। उनकी एक किताब है इतिहास प्रवेश। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू हारे क्यों। अच्छा, बहुत सी बातें हैं, सिर्फ 2 संक्षेप में यहाँ बताऊंगा। एक बात उन्होंने कहा, हिंदुओं में राजनीतिक चेतना मंद पड़ गई थी। हार का एक कारण यह है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हिंदू हमेशा से स्वभाव से जन्मना जो है अहिंसक है। तो जन्मना अहिंसक है तो हमेशा रक्षात्मक, युद्ध भी किया तो रक्षात्मक, कि अपनी रक्षा कर ले। और रक्षा का सबसे अच्छा तरीका होता है जो आक्रमण करता है, जो आक्रामक है, जो आक्रांता है, उसके घर में घुस के मारना। वो हिंदू ने कभी वो लड़ाई लड़ी नहीं, वो सीखा ही नहीं। और तीसरी एक बात कही उन्होंने, अति धार्मिकता। अति धार्मिकता, हाँ। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि इसका क्या मतलब है। धार्मिक होना बड़ी अच्छी बात है, अपने धर्म के प्रति चेतना हो, अच्छी बात है। उनका सोमनाथ मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी जो थे और दूसरे लोग थे, उनको कोई चिंता ही नहीं हुई कि दूसरे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने तर्क दिया कि भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद उन मंदिरों को प्राप्त नहीं था, इसलिए तोड़ दिए गए। हमको तो आशीर्वाद प्राप्त, शिव जी के भरोसे बैठे रहे। हाँ, कोई उस भरोसे बैठे रहे। तो धार्मिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी कोई तैयार, जो संकट सामने दिख रहा है उससे निपटने की, उससे लड़ने की अगर आप क्षमता विकसित नहीं करेंगे, उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो उस संकट से कभी नहीं बच सकते। ये हमारा इतिहास हमको बताता है। तो क्या हम इतिहास से सीखने को तैयार हैं? अभी आपने एक बात कही कि हिंदुओं एक हो जाओ, कहा जा रहा है एक हो, तो उसके लिए कोई मुद्दा होना चाहिए सामने। अपने अस्तित्व से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? और ये हम लगातार देख रहे हैं। ये बात चुनाव की नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में है इसलिए चुनाव होता है। ये मामला जो है सीधे डेमोक्रेसी के साथ साथ डेमोग्राफी का भी है, और हमारे अस्तित्व का, हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का है। लेकिन उसको ये खतरा महसूस होना चाहिए ना। मैं आज चुनाव की बात कर रहा हूं, तो चुनाव में भी एक साइजेबल सेक्शन ऑफ हिंदूज को अगर ये लगे कि भाई, एक तो आपने मुझे एक शब्द दिया था प्रोग्राम में, शत्रुबोध। हाँ। तो ऐसे यहां अगर हिंदू बोध ही हो जाए किसी को, कि भाई उस नजरिए से जाओ। नहीं, हमको जो है 1000 साल ये सिखाया गया कि आपकी संस्कृति बड़ी घटिया है, ये अनसाइंटिफिक है, इस पर आपको शर्म आनी चाहिए।
तो अपनी संस्कृति को लेकर जो गर्व का भाव होना चाहिए वही गर्व का भाव होगा, तभी वो एहसास होगा, तभी उसकी रक्षा की बात मन में आएगी। और तभी आप ऐसे पक्ष के साथ जुड़ेंगे। खुद ही अच्छा नहीं मानते, हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। कोई हिंदू संस्कृति पर, सभ्यता पर आक्रमण करे, आलोचना करे, तो हम थोड़ा थोड़ा उसके साथ सहमत होते हुए दिखते हैं कि चुप रहो, अच्छा अगर विरोध नहीं करते तो चुप रहते हैं। उसका विरोध होना चाहिए। भारतीय संस्कृति से बड़ी संस्कृति कौन सी है? इतने सालों की गुलामी के बाद भी सरवाइव कर रही है। दुनिया में कितनी संस्कृतियां हैं जो आज भी सरवाइव कर रही हैं? सनातन मतलब पुरानी संस्कृतियां। हम अपने को सनातन कहते हैं। तो सनातन की रक्षा के लिए जो उसके अवयव हैं, जो उसके जो है तत्व हैं, उसके साथ हैं, अगर वही तैयार नहीं है तो ये उम्मीद करें कोई और दूसरा आके बचाएगा। सर, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में जम्मू का वोटर या जो भी 1-8% कश्मीर में भी अगर बचे हो, तो वो अगर ये सोचे तो समझ में आएगा कि भाई ये तो मेरी रक्षा का सवाल है, मेरी संस्कृति के बचाव का सवाल है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में ये सेंटिमेंट आप लोगों में कैसे लाएंगे? नहीं, सेंटिमेंट हम लाएंगे नहीं। सेंटिमेंट ये जो आपने कहा, प्रदीप जी ने कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व का मुद्दा है। बांग्लादेश में, झारखंड में मैं गया था, दुमका में अंकिता आदिवासी की बेटी, उसको जिंदा जला दिया, और वो बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान था जिसने जलाया, और उसका पूरा नेटवर्क मोबाइल में निकला, बांग्लादेशी आतंकवादी मुस्लिम संगठनों से जुड़ा हुआ था। झारखंड में कितने बच्चों को मार दिया गया खाली ये यात्रा निकालने पे। ये अभी तक खबरें आती थी, आज से 10-15 साल पहले अमरनाथ की यात्रा पे पत्थर चलता है, अभी बहराइच पे पत्थर चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है। तो ये तो अपने दरवाजे पे आग आ गई है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में 1% बचा होगा वो डरे, सारे देश के दरवाजे पे ये आ गए। 1947 में हमने इस देश को बढ़ते हुए देखा है, फिर कश्मीरी पंडितों का अत्याचार देखा है, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की बेटियों के साथ, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा में बांग्लादेश में क्या हुआ है वो हमने देखा है, बंगाल में, केरल में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में जो छोटे छोटे तथाकथित मुस्लिम एरिया बन गए हैं, जहाँ पे आपका जाना भी अलाउड नहीं है, आपकी पूजा और यात्राएं निकलनी अलाउड नहीं है, वो भी देख लिया गया है। तो ये चुनाव से बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा अस्तित्व का है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल एक राजनीतिक पार्टी इसकी बात कर रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं कह रहा हूं एक होने के अलावा हिंदुओं के पास क्या विकल्प है? रामगोपाल मिश्रा की जगह ये कोई रहीम चाचा होता तो क्या सारे नेताओं की गाड़ियां उसके दरवाजे पे नहीं खड़ी होती? आज चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, 2 शब्द सांत्वना के उसके परिवार के लिए किसी ने नहीं बोले हैं। उल्टा हत्या के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो यहां पे तो आंसू भी धर्म देख के निकल रहा है लोगों का। अगर मरने वाले का पहले धर्म चेक करते हैं, उसके बाद मारने वाले का धर्म चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसकी मृत्यु पे रोना भी है कि नहीं रोना है, इसके परिवार के कंधे पे हाथ भी रखना है कि नहीं रखना है। ऐसे माहौल में क्या विकल्प है? इसके अलावा विकल्प क्या है? ये राजनीति की बात नहीं है, ये अस्तित्व की बात है। और मेरा ये मानना है हिंदू समाज को ये समझना होगा, अभी तक नहीं समझे हैं। जो संस्कृति के 4 अध्याय का रेफरेंस प्रदीप जी ने दिया वो आज का भी सत्य है। राजनीतिक चेतना और शत्रुबोध का अभाव है। आज भी दरवाजे पे आग आएगी। जैसा आपने कहा कि कश्मीर का हिंदू डरे, महाराष्ट्र का क्यों डरे? पालघर में जो साधु मारे गए वो कश्मीर में तो नहीं मारे गए, वो तो महाराष्ट्र में मारे गए ना। पुलिस की कस्टडी से छीनकर उनको मार दिया गया। झारखंड में दुमका में जाके अंकिता को जिंदा जला दिया गया, वो तो कश्मीर में तो नहीं जलाया गया, बांग्लादेश में तो नहीं जलाया गया। अंकित शर्मा को तो दिल्ली में मारा गया, रामगोपाल मिश्रा को बहराइच में मारा गया, प्रवीण नेतारू को बेंगलोर में मारा गया, उमेश कोले को कोल्हापुर में इधर अमरावती के पास मार दिया गया, कन्हैयालाल को उदयपुर में मार दिया गया। कौन सी जगह पर आप ये कह सकते हो कि हिंदू व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लिखेगा उसके बाद सुरक्षित है? पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन कह सकता है कि सुरक्षित है? या रामनवमी की यात्रा पे निकलेगा या हनुमान जयंती की यात्रा पे निकलेगा तो पत्थर और गोली उसके ऊपर मारने के लिए कोई अपनी छत पे नहीं बैठा होगा? कहीं पूरे देश में सुरक्षित है क्या? और अगर सुरक्षित नहीं है तो एक होने के अलावा विकल्प क्या है? प्रॉब्लम ये ना कपिल जी, वो रामनवमी पे या दिवाली पे या दशहरे पे हिंदू होता है, बाकी टाइम तो या तो मराठा होता है या दलित होता है या किसी और जाति का होता है या ब्राह्मण होता है या राजपूत होता है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यही हिंदू तो आप त्योहार पे होते हो आप। नहीं, उसका कारण है, आपको बताऊं, हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी गोत्र व्यवस्था, हम उसको भुला के जाति पे आ गए। जाति व्यवस्था 2000 साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी के बाद कास्टिज्म आया, उसके पहले कास्टिज्म था ही नहीं भारत में। आज भी शादी विवाह में जब कुछ भी संस्कार होता 2 बातें पूछी थी, नाम क्या है और गोत्र क्या है। सच्चाई ये है कि जो गोत्र केरल वालों का है वही कश्मीर वालों का है, वही गुजरात वालों का, वही बंगाल वालों का है। जो गोत्र ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय का है, वही वैश्य का है, वही दलित का है। जो गोत्र जैन का है वही बौद्ध का है, वही सिख का है, वही हिंदू का है।
लेकिन हम धीरे 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 गोत्र व्यवस्था को पीछे कर दिया, जाति व्यवस्था को आगे कर दिया, और इसलिए सरकारों ने भी चूंकि डॉक्यूमेंट पे केवल जाति पूछा, गोत्र पूछा ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं भारद्वाज हूं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, मुझे भारद्वाज जाट भी मिलते हैं, भारद्वाज छत्री भी मिलते हैं, भारद्वाज हरिजन भी मिलते हैं, भारद्वाज बिहार में पासवान भी मिले। ये नई बात है, मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, 11 ऋषि हैं जिनकी संतानें जो है मैं आपको उनका जो नाम सौरभ जी, था, आज की डेट में हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। हमने अगर गोत्र व्यवस्था और अडॉप्ट, गोत्र कितने? 9? नहीं सर, अभी तो बढ़ते बढ़ते छोटे होते 115 हो गए। अच्छा, तो मतलब अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम गोत्र में आए तो हम 115 गोत्रों में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और सब सारा भेद खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का भेद खत्म, क्योंकि गोत्र कॉमन है, उसमें भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 2 विषय आपको मैं बताता हूं कि दिक्कत कहां से हो रही है। हमने एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं। मुगलों के आने के पहले 7.5 लाख यहाँ पे हमारे गुरुकुल स्कूल थे, वैदिक स्कूल थे, वो हमने उसको आगे दोबारा बढ़ाया नहीं। मुगलों ने जो मदरसे शुरू किए वो बढ़ते बढ़ते, जो मुगलों के समय में 1,000 के आसपास थे, आज की डेट में 5 लाख हो गए। अंग्रेजों के समय में जो मिशनरी स्कूल थे, जो अंग्रेजों के समय में लगभग 1,500 से 2,000 थे, आज की डेट में उनकी संख्या 2 से 2.5 लाख हो चुकी है। हमारा गुरुकुल वैदिक स्कूल जो पहले 7.5 लाख था, वो 70,000 भी नहीं हो पाया। तो एजुकेशन सिस्टम है। और दूसरा जो झूठ, 2 झूठ, प्रमुख झूठ, एक तो ये कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और दूसरा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब कुछ मजहब ही सिखाता है आपस अब में मैं बैर आपको बताता हूं, मजहब ही नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ईस्ट बंगाल, भाई बंगाल का 2 पार्ट हुआ। वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, ईस्ट बंगाल उधर चला गया। और ईस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले क्या हुआ है, अंडरवियर खोल के बाकायदा चेक करके, कहीं ऐसा नहीं झूठ में अपना मुस्लिम नाम बता रहा हो, तो पहले अंडरवियर खुलवाया, चेक किया, और जब कंफर्म हो गया कि नहीं ये मुस्लिम नहीं हिंदू है, मार दिया। ये हुआ है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हुआ। वहां क्या नहीं हो रहा है बांग्लादेश में? अगर इससे भी नहीं सीखेंगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता। जैसे यजीदी खत्म हो गए, बाकी सब खत्म होते जा रहे हैं, हमारे लिए भी बात आएगी। बड़ी मशहूर कहावत है ना कि इंडियंस यूनाइट ओनली फॉर 2 पर्पसेस, या तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर आपके बॉर्डर पर कोई खड़ा हो। और तो अब तो बॉर्डर पे खड़ा है। बात हमारा हर किसी का दरवाजा बॉर्डर बन चुका है। रोहिंग्याओं की बस्तियां जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है। कहां से आ गए रोहिंग्या? इन कहां से इलाकों में? पहुंच गए? बात सही है ये। इनके पीछे क्या ये बिना किसी सिस्टम के पहुंच गए? आप एक रोहिंग्या को हटाने के लिए जाओ, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के लिए वकीलों की लाइन खड़ी हुई है। 20-20 लाख रुपए लेने वाले। आपके और मेरे लिए नहीं खड़ी होगी, लेकिन रोहिंग्या के लिए खड़ी होगी। वो चाहते हैं इस देश की जिस डेमोग्राफी की बात प्रदीप जी ने की, जो चिंता अश्विनी जी कर रहे हैं, ये डेमोग्राफी तो खाली बच्चे पैदा करके नहीं बदली जा रही। ये हम दो हमारे दो तो इन्होंने माना नहीं, लेकिन साथ में आप बाहर से भी माइग्रेटेड पॉपुलेशन को अलग अलग पॉकेट में जाके आप बैठा रहे हैं। वहां पे आज उत्तराखंड की पॉपुलेशन कैसे बदल गई? 1% से सीधा 16% कैसे हो गया? मतलब हिमाचल में मुस्लिम कहां से आ गया? आप ये कह रहे हो कि जो मस्जिद का भी विवाद हुआ शिमला के अंदर, मस्जिद वहां बन कैसे गई? इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक घर ऐसा बता दीजिए जिसमें अजान की आवाज ना आती हो। कैसे आने लग गई? कहां से आ गए? कौन है ये लोग? और इनकी आबादी अगर है तो ये डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं, और अगर है तो फिर ये माइनॉरिटी कैसे है? मेरा ये मानना है, अश्विनी जी से भी हमारी कई बार इस बारे में चर्चा हुई है कि भारत के संविधान में कभी ना कभी तो आपको अल्पसंख्यक की डेफिनेशन देनी होगी ना। कितने % पे अल्पसंख्यक होता है कोई? 2 पे, 3 पे, 4 पे, या 30 पे, 35 पे, 40 जब पे? मुसलमान से अल्पसंख्यक का दर्जा हट जाए, टैग हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं, यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा है मैक्सिमम 1%। 1% से ज्यादा अगर आप है तो अल्पसंख्यक नहीं मैं है। मानो सर, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कभी रूलिंग क्लास रहे हैं तो भी आप माइनॉरिटी नहीं। मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माने जाना लगेगा, ऐसा क्या है जो उनसे छिन जाएगा, या क्या बदलाव आएगा? सौरभ जी, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। मेरी PIL चल रही है, सॉरी। नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो माइनॉरिटी के नाम पे भारत में नफरत खोलने वाले स्कूल खोल रहे हैं, जहां कहा जाता है वंदे मातरम हराम है, होली दिवाली मनाना हराम है, माता का पैर छूना हराम है, मदरसे बंद हो जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे संविधान निर्माताओं ने थोड़ी सोचा था कि बाद में 30-25% वाले भी जो है माइनॉरिटी बन के अपना अपना स्कूल चलाएंगे। अरे ये कभी नहीं सोचा था। ये माइनॉरिटी डिफाइन हो जाएगी, माइनॉरिटी अफेयर का मिनिस्ट्री का खेल खत्म हो जाएगा। माइनॉरिटी डिफाइन हो जाएगी, माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअल माइनॉरिटी, भाई पारसी को बेनिफिट मिले, यहूदी को बेनिफिट मिले, बहाई को बेनिफिट मिले, समझ में आता है, और भी यहां रहते हैं उनको बेनिफिट मिले। ऐसे जो आदमी सोशली डोमिनेंट है, पॉलिटिकली डोमिनेंट है, सारे बिजनेस व्यापार पे कब्जा है, फल की मंडी में, सब्जी मंडी में, पूरा आपका फर्नीचर मंडी में, सारे आपके जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है मदरसों को? माइनॉरिटी अपना रिलीजियस एजुकेशन दे सकता है। भारत का संविधान में ये कहा आर्टिकल 30 में कि जो माइनॉरिटी उनको अपना स्कूल खोलने का अधिकार है,
और क्यों कहा था? क्योंकि उस समय रफ़ी अहमद किदवई जो वगैरह ने ये बोला कि साहब ऐसा है, मजहब के आधार पे विभाजन हो गया है, बहुत गुस्सा है, चूंकि सरकार हिंदुओं की बनेगी, हिंदू यहाँ मेजॉरिटी हैं, कल को हमें ईद नहीं मनाने देंगे, अपने फेस्टिवल नहीं मनाने देंगे, और अपने स्कूल नहीं मनाने देंगे। तो उस समय बोला अच्छा काम करो, आर्टिकल 30 में लिख देते हैं भैया अपना अपना स्कूल खोलना, आर्टिकल 29 में लिख देते हैं कि अपनी संस्कृति का आप फॉलो करना, अपने रिलीजन को फॉलो करना, अपने राइट टू कल्चर उनको दे दिया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। एक चीज बताओ, यहां तो चलो भगवा झंडा लहराया था उसने, चंदन गुप्ता ने 2018 में तो तिरंगा झंडा लहराया था, तब भी तो गोली मार दिया था। लड़की हां कर दे तो 55 टुकड़े, ना कर दे तो भी 20 टुकड़े। महाराष्ट्र के एक मंत्री को सुन रहा था, दीपक केसरकर, शिवसेना के ही हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई इस बार तो जो है पोलराइजेशन हो गया, मतलब बीजेपी वाले कंप्लेंट करें पोलराइजेशन की, पहली बात था महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में, और फतवे निकले थे। ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। एक मिनट में आ रहा हूं। नहीं, ये फतवे निकले थे, उनको ये ज्ञान कब हुआ? फतवे कब नहीं निकलते ना, ये हर चुनाव से पहले, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, बिल्कुल, चाहे कॉर्पोरेशन का हो चाहे लोकसभा का, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, हर चुनाव में मस्जिद से रात में तय होता है। अगर जुमे के बाद है तो जुमे की नमाज के समय, नहीं तो वैसे तय होता है कि किसको वोट करना है। कैंडिडेट भी तय होता, केवल पार्टी नहीं तय होती। अगर मुसलमानों की पसंद की कोई पार्टी होती तो कोई एतराज नहीं था। उनकी पसंद क्या है? जो बीजेपी को हरा सकता हो। यही बात मैं जोड़ना चाह रहा था कि आपने कहा हिंदू एक करने की बात है, ये तो बात ही हो रही है ना, लेकिन मुसलमान 1947 से धर्म के नाम पर एक होके वोट कर रहे हैं। एक भी इस देश का चुनाव ऐसा नहीं हुआ जब मुसलमानों ने धर्म के नाम पर वोट ना किया हो, किसी मुद्दे पे वोट किया हो। अगर यूपी में उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराएगी तो सब समाजवादी को चले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करते ही किसी और पार्टी को दे देंगे, दिल्ली में किसी और को दे देंगे, हरियाणा में किसी और को दे देंगे। लेकिन इसके लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, इस तो फिर हम एक होंगे तो हमें भी कोई ब्लेम नहीं कर सकता। करो। अगर मुसलमान एक होकर वोट कर सकता है तो हिंदू भी करेगा। आप करो, आप एक हो तो सही। एक बात समझिए, वो एक होंगे तो ये सेकुलरिज्म है, हम एक होंगे तो सांप्रदायिक है। ये एक होने की बात भी कर दें तो हम सांप्रदायिक हो गए, आतंकवादी हो गए, रेडिकल हो गए। और वो 1947 से क्यों कर रहे हैं एक होके वोट? आज तक उन्होंने किसी देश के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वोट नहीं किया, खाली एक मुद्दे पे वोट करते हैं और उनका एजेंडा साफ है। आज वो सेकुलर पार्टियों को वोट कर रहे हैं जब तक उनका नंबर कम है। जिस दिन नंबर ज्यादा होगा उस दिन वो जमायते इस्लामी को ही वोट करने वाले हैं, या फिर इन्हीं को जमायते इस्लामी बना देंगे, जमायते इस्लामी की बी कॉपी बनके समाजवादी और कांग्रेसी। नहीं, ये तो महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, दबाव बनना शुरू हो गया पार्टियों के ऊपर, विपक्ष की, कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए आप। वो चाह रहे हैं कि इस बार नहीं, कैंडिडेट देने से ही नहीं होता। हम फिर कह रहे हैं भाई 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने दिया, तब भी वोट नहीं देंगे। एक भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? स्ट्रेटेजिक वोटिंग है। स्ट्रेटेजिक वोटिंग। उनको ये आशंका है कि बीएसपी बाद में मदद कर सकती है बीजेपी, सिर्फ इसलिए नहीं, मैं उसके आगे की बात कर रहा था सर, कि ये तो हो गया, वो विपक्ष से ही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा वोट तो आप ही को जाएगा, लेकिन आपके नाम पर हमने बहुत वोट दे दिया, अब हमारे आदमी को भी टिकट दो। और यही बात जिन्ना ने नहीं करी थी क्या? आज से ठीक 100 साल पहले यही बात नहीं हुई? दो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, मुस्लिम वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग बनेगी, मुसलमानों के कितने जीत के आते हैं, यहीं से डिबेट शुरू हुआ था ना 1920 में, 1921 में। 2020 में आप सेम डिबेट, देश को बांटने के बाद दोबारा वही डिबेट शुरू किया जा रहा है कि इसमें मुसलमान कितने जीत के आ रहे हैं, मुसलमान मंत्री कितने बन रहे हैं, मुसलमान क्यों, क्या करोगे? लेकिन कपिल जी, ये तो शुरुआत, मतलब इसके लिए मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उसको दोष किस बात का देना। वो अपने आप को आइडेंटिफाई पहले मुसलमान के तौर पर करता है, आप नहीं करते हिंदू के तौर पर, आपका प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सवाल ये है कि इस बात को वो रियलाइज करता है, आप इस बात को समझते हैं क्या? हम तो हमेशा मानते हैं कि मुसलमान जो है उसको दोष देने की बजाय हिंदू अपने अंदर झांके, कमजोरी यहां है। मुझे बताइए, फ्रांस में कोई टीचर किसी एक कार्टून को लेकर कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को, उसकी हत्या हो जाती है, पुलिस उनकी जो है उस हत्यारे को मार देती है। दंगा मुंबई में क्यों होगा? क्या मुंबई से रिलेशन है उसका? भाई, भारत में जो मुगलों ने काम किया, जो अंग्रेजों ने काम किया, उसी काम को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया।
कांग्रेस का एक कोई काम बताइए जो उन्होंने हिंदू धर्म को मजबूत करने, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए किया। जितना मुगल काम छोड़ के गए थे और अंग्रेज काम छोड़ के गए थे, वो सारे काम को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, नियम कानून बना के। और उसको भी जम्मू में 9 सीट मिल जाती है, बड़ी ये मतलब बड़ी दुख की बात है। नहीं मिली सीट उनको जम्मू क्षेत्र में नहीं, उनको कुल जो है 7 सीट मिली है। 6 सीटें मिली हैं, 2 जम्मू क्षेत्र में, वो भी मुस्लिम बहुल इलाकों में। उनको वहां सीट नहीं, ये जो यात्रा वाली बात थी, क्योंकि आप इस पर काम क्योंकि 43 में से 16 सीटें ऐसी हैं जम्मू में जो जिस मुस्लिम बहुल हो गए। नहीं, ये यात्राओं पर क्या ये आप मोदी सरकार आने के बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ है, पत्थरबाजी होना, ये पहले से हो रहा था? अब क्या बदल गया उसमें ऐसा? नहीं, आक्रामकता तो डेफिनेटली बढ़ी है, आक्रामकता बढ़ी है, पैटर्न है। छतों पे पत्थर मिलेंगे आपको, कोई ना कोई बंदूक और गोली लेके मिलेगा आपको वहां पे। चाहे दिल्ली के जहांगीरपुरी में गोली चलाई पुलिस वाले पे, सब इंस्पेक्टर मेधालाल को गोली मारी दिल्ली के जहांगीरपुरी में, या बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को जो गोली मारी, तो पत्थर और गोली नहीं मारी, लाश से नाखून भी निकाले, बाद में काटा है, गोली मारी है उसके बाद। और आज ये कल शाम को जो है ड्रोन से जो है सर्वे किया है, छतों पर पत्थर मिले। तो क्या तैयारी, इसकी तैयारी रखी जाती है? 100% तैयार है, 100% तैयारी रखी जाती है। 100% की जुलूस निकलेगा, छतों पे उससे पहले पत्थर रखे जाते हैं, बंदूकधारी लोग रखे जाते हैं जिनको चलाना आता है ऐसे, और हथियार वहां पे होते हैं, गोली वहां पे होती है। ये पैटर्न दिल्ली दंगों में भी हमने देखा है, यही बहराइच में भी देखा है। उनको किसी बात पर एतराज है या कोई, या जुलूस में ऐसा कुछ होता है? वो मुस्लिम एरिया, मेरे इलाके में कोई नहीं आएगा, ये डिफाइन करना चाहते हैं भारत के अंदर मिनी पाकिस्तान बना के जगह जगह। एग्जैक्टली कोलकाता में, जहां ढाका में पाकिस्तान बनने से पहले ढाका में रामनवमी के जुलूसों पे एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट देके बैन लगाए गए थे कि यहां ये मुस्लिमों का इलाका है, यहां से रामनवमी नहीं निकलनी चाहिए। सेम आर्गुमेंट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो देश को बांटने से पहले जो तर्क दिए गए वही तर्क दोबारा दिए जा रहे हैं। और देश के इस प्रदेश के पत्रकार और नेता बेशर्मी से अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मुस्लिम इलाके के अंदर कैसे चले गए। तो क्या ये देश में मुस्लिम और गैर मुस्लिम इलाके में इस देश को बांट दिया जाएगा और हम स्वीकार कर लेंगे इस बंटवारे को? और अगर किसी इलाके में मुसलमान ज्यादा है इसलिए वो मुस्लिम इलाका है, तो फिर तो पूरा इंडिया हिंदू इलाका हो गया। सेम लॉजिक से फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर ये आर्गुमेंट खत्म हो गया, फिर तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू इलाका। आपकी पुलिस ही तो रूट लगाती है ना, पुलिस ही अवॉइड करती है, वही सेकुलर इकोसिस्टम बनाया गया है। जो अंग्रेज के समय था, जो मुगल के समय था, वही आजाद भारत की सरकार ने बनाया। कैसे कोई पुलिस अधिकारी मुस्लिम इलाका बोल सकता है? ये मेरे को तो नहीं लगता कि कानून के हिसाब से भी ये जायज है कि वो बोले कि मुस्लिम इलाके से यात्रा नहीं निकलेगी। और इसका दूसरा, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने कह दिया एक इलाके के लिए पुलिस नहीं मिनी पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ने बुला के डांट लगाई। अच्छा, मजेदार बात देखिए सौरभ जी, गरबा हो रहा है, उसमें मुसलमान आना चाहिए, उसके लिए तो बहुत चिल्लाते हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन क्यों कर दी। हिंदू त्योहारों पे मुसलमानों के लड़कों की एंट्री होनी चाहिए, उस पर बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाके से नहीं निकलना चाहिए, ये दोगलापन तो नहीं चल सकता ना। अगर आपको लगता है कि सेकुलरिज्म का तकाजा यह है कि गरबे में मुसलमान की एंट्री अलाउ होनी चाहिए, तो उसी सेकुलरिज्म का तकाजा यह है कि मस्जिद के सामने अगर हनुमान चालीसा बज रही है तो बजने देनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे ना प्रोग्राम में, तो अम्बेडकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ये उनका ये मुसलमानों का ये एतराज रहा है कि मस्जिद के सामने म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, गाना नहीं। किसी इस्लामी देश में ये प्रतिबंध नहीं है। नहीं, मैं सौरभ जी मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। गांधी जयंती, उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान ले तो लिया। देखिए गांधी अब वो सारे कानून दोबारा भारत पे भी लागू। आपने एग्जैक्टली धर्म के आधार पर इन्हीं स्वाधीनताओं के लिए कि मेरी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा राम चालीसा नहीं बजेगी, पूजा नहीं होगी, ये नहीं होगी, आपने 2-2 देश बना लिए, आप वहां पे चले गए हो। 2 भाइयों के बीच में भी बंटवारा हो जाए तो उसके बाद भाई घर में आ सकता है, लेकिन आंख झुका के ही आएगा ना, या उसके बाद भी अपना हिस्सा मांगेगा। ये बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था ना। इसके बाद आप भारत में दोबारा एग्जैक्टली वही तथ्य और आर्गुमेंट देने शुरू कर दो, ये बेशर्मी है। और इसका मतलब है कि आप दोबारा उसी दिशा में लेके जा रहे हो। दोबारा आप यही चाहते हो कि मुसलमान फिर से अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना अलग वोट, अपने अलग कैंडिडेट, अपनी अलग हिस्सा मांगने की दिशा में अगले 25-30 सालों में जाए। तो अपनी आंखों के सामने आप मेरे को धोखा दो एक बार तो आप गलत हो, लेकिन आप मेरे को धोखा दो दूसरी बार भी तो फिर ये मेरी गलती है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। सौरभ जी मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। भारत के आप इलेक्शन कमीशन के सेंसिटिव जो बूथ है उनका डाटा उठा के देख लीजिए,
आपको 90% इलेक्शन कमीशन भी ये डेफिनेशन रखता है। हाँ, कह तो रहा हूँ, बस वो उसे सेंसिटिव बोल देते तो हैं। उसको दो सेंसिटिव तरह कह के देता है सेंसिटिव होते हैं, एक मुस्लिम इलाका है या नक्सली इलाका है। वो सेंसिटिव बूथ कहते हैं उसको, बस इतना ही कहते हैं। आप सेंसिटिव बूथ की लिस्ट उठा के देख लीजिए। मैं जो सबसे बड़ा खतरा है इस समय 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 50% हिंदू पैदा हो रहे हैं, पहला बड़ा खतरा। दूसरा, और आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये 18 साल के बाद वोटर बन जाएंगे। आज की डेट में कांग्रेस ने जब कमजोर पड़ रही थी तो उस समय उसने वोटिंग एज 21 से 18 किया था। आज वोटिंग एज 21 से आप दोबारा 18 से 21 कर दीजिए, बीजेपी की 30 सीट बढ़ जाएगी। वोटिंग के जब 18 से 15 कर दीजिए, बीजेपी की 30 सीट और कम हो जाएगी, कांग्रेस की 30-40 और बढ़ जाएगी। आप वोटिंग के 10 साल कर दीजिए, बीजेपी खत्म, पूरी कांग्रेस आ जाएगी। वोटिंग के 5 साल कर दीजिए, कांग्रेस 2/3 बहुमत से आ जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। 9 राज्यों का डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके कॉफी विद कुचित पे, जिसको भी डाउट है, आप अपने गांव की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट, प्रधान वाली और आज वाली वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप डेमोग्राफी बदल की जब कहते हैं तो क्या मतलब उसमें हिंदू कम हो रहा है, हिंदू कम हो रहा है। और 3 कारण, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। पहला, हिंदू बच्चे 2 या 1 कर रहा है। दूसरा, हर पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें 50% हिंदू है, बाकी कन्वर्टेड हिंदू है। पर डे लगभग 10,000 लोगों का कन्वर्जन हो रहा है। अलग बात है कि उसमें क्रिश्चियन भी बन रहे हैं, मुस्लिम भी बन रहे हैं। घुसपैठ यहां जो हो चुकी है वो निकले नहीं है और वो बड़ी मात्रा में बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप दिल्ली के देख लीजिए, रंगपुरी पहाड़ी देख लीजिए, बवाना देख लीजिए, नरेला देख लीजिए, जो यमुना पार का खादर देख लीजिए, आप ओखला वाला एरिया उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या पोजीशन है। मैं तो छतरपुर, वसंत कुंज, मैं कपिल जी कह रहा हूं, हम तो आज चुनाव की बात कर रहे हैं तो झारखंड में कितना बड़ा कन्वर्जन इशू है। झारखंड के सारे जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और सारे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ, घुसपैठ, कन्वर्जन के अलावा 3 कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। एक कानून भी बना है, हाँ, कि दामाद को विरासत मिल सकती, प्रॉपर्टी मिल सकती है। जमाई टोला, हाँ, जमाई टोला चल रहा है वहां। हमने तो स्टोरी की थी इस पे कि कितने एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिलेंगे कि ट्राइबल महिलाओं से शादी कर रहे हैं मुस्लिमान लोग और उनकी प्रॉपर्टी, और ये आदिवासियों के नाम पे राजनीति करने वाले। मतलब ऐसे कोई मुसलमान शादी करे तो आज मैं उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो और उसमें शक ये है कि वो सब बांग्लादेश से आए। मैं आज सारे और सेकुलरों उनको को वोट कहना बैंक चाहूंगा, बनाने के लिए आदिवासियों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग उनके तलवे चाट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वोट बैंक बनेगा। अदरवाइज सबसे पहले आवाज तो उनको उठानी चाहिए थी ना, जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति करते हैं। आदिवासी चीफ मिनिस्टर है भाई वहाँ पे। आदिवासी चीफ मिनिस्टर वो ये चाहता है कि मुसलमान बन जाए, लेकिन आदिवासी राम के नाम पे या हनुमान के नाम पे एक ना हो जाए, और वो उस सारी पॉलिसी उसी दिशा में लेके गए सौरभ पिछले जी, 5 जब साल में, तक 7 हिंदू साल में। बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है। 1 मिनट लगेगा इस संविधान को बदलने में। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक आपको बोलने की आजादी है, सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है। तब तक डेमोक्रेसी है। तब तक डेमोक्रेसी है, तब तक आपको व्यापार करने के ये सब अधिकार है, बड़ी-बड़ी व्यापार बातें की आजादी है। अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान है क्या? कोई बुटीक है क्या? कोई वहां पे फैशन परेड होता है चलिए, क्या? आगे दूसरी बात पूछता हूँ फिर। आप दोनों आप जुड़े रहे, ये जुड़े हुए हैं जिस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, ये माना जाता है। तो इस 10 साल में जिस स्पीड से इन विषयों पर काम होना चाहिए था, हुआ क्या? आज हम जाके वक्फ बोर्ड की दहलीज पर पहुंचे कि इसका हम लोग कुछ करें। मदरसे की तो अभी कहीं आवाज ही नहीं उठ रही, जो आपने बताया कि मदरसे क्यों हैं, उनको सैंक्शन क्यों है हमारे यहाँ। समान शिक्षा लागू करने नहीं, बर्बादी निश्चित है। नहीं हुआ है। चर्चा शुरू हुई है, एक ये परिवर्तन है। हम बात ही कर रहे हैं। आज लेकिन मैं बात इसमें कर ये रहे हैं। आप 10 साल पहले इस पर कभी कोई प्रोग्राम होते हुए कहीं देखा? कर ही नहीं सकते थे, चैनल बंद हो जाता। लेकिन नहीं, लेकिन भाई आज है ना ये सत्ता में, ये फर्क। लेकिन इनको तो ये मान के काम करना चाहिए कि पता नहीं हमारे पास कितना नहीं, समय, लेकिन इसके बाद हम होना हो करके जाओ भाई, वो इसमें तो जो ठीक करना है। बात है। सामाजिक लेकिन चेतना हम के ये बिना उम्मीद कर कैसे रहे हैं होगा? कि 1000 साल में जो हुआ वो 10 साल में बदल जाए। नहीं हो सकता। कैसे हो सामाजिक सकता है? चेतना जहां से आपने शुरू किया, और जिनके लिए अगर कर रहे हैं वो जब तक आपके साथ नहीं खड़े हैं। कोई राजनीतिक पार्टी निर्णय तो तभी लेगी जब पहले सामाजिक चेतना होगी, जागरण होगी और समाज उसकी मांग उठाएगा। आप उस कदम को उठा लें जिसके लिए समाज के अंदर जागृति तक नहीं है। मुझे नहीं तो ये चर्चाएं जो शुरू हुई है, संवाद शुरू हुआ है, जो खुलकर बोलने लगा है हिंदू, कलावा बांधना और तिलक लगा के ऑफिस जाना तक बंद हो चुका था 2014 तक। ये जाकिर नाइक जो आज पाकिस्तान में बोल रहा है, इसने यही बातें 30 साल हिंदुस्तान में बोली और यहाँ पे हीरो बन के रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने उसकी दुर्गति कर दी, लेकिन भारत के मीडिया ने उसको सर आंखों पे बिठा के रखा हुआ था। मोदी जी के पीएम बनने के बाद इंडिया छोड़ के भागा है, वरना प्रधानमंत्रियों के साथ चाय नाश्ते पे बैठता था वो जाकिर नाइक। उसकी जो भाषा है,
जो पाकिस्तान का मुसलमान भी स्वीकार नहीं कर रहा, वो कानों से भारत का। खून निकल जाए सुन के। लेकिन वो तो भारत में ये रोज बोलता था, उसका चैनल चलता था लाइव, रोज 24 घंटे का पीस टीवी चलता था जाकिर नायक का, जिसमें यही जहर वो रोज उगलता था कांग्रेस की सरकार में। वो देश छोड़ के भागा जब मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठे हैं। ये बदलाव है, ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है। पीएफआई का पूरा तंत्र जो आज इस देश के अंदर नष्ट हो गया है, ये पीएफआई गली गली में बैठा हुआ था। उमर खालिद का बाप जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, सिमी का नेटवर्क चलाता था मध्य प्रदेश के अंदर। उमर खालिद जैसे लोग आज नायक बन के बैठे होते अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। कश्मीर में, दिल्ली में, इसी दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलोर के, ये चलती हुई बसों में बम ब्लास्ट होते थे। वहां से लेके आज हम यहां पे आए हैं कि हम आज ये बात कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में संवाद कर रहे हैं। और जब बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, तो मुंबई में शरद पवार झूठा कि मुस्लिम इलाके में बम ब्लास्ट हुआ, इसकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया के सामने आके कि हिंदू मुसलमानों की सो कॉल्ड यूनिटी बनी रहे, और अपनी जनता को सच तक बताने से हिम्मत रुक गया। देखिए, उसके बाद कुछ समय बाद एक्सेप्ट किया, खुद एक्सेप्ट किया कैमरे पर कि मैंने झूठ बोला। ये राजनीति थी। वहां से आज हम यहां पे आए हैं जहां इस देश का प्रधानमंत्री कैमरे पे ये बात बोल रहे हैं कि बटेंगे तो सामने वाला महफिल सजाएगा। मुझे लगता है इतनी गहरी बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलने के बाद हर एक हिंदू बेटे को, बेटी को, व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये मनन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात बोली है। ये केवल चुनावी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप हिंदू इकोसिस्टम चलाते हैं, किस प्रकार की चेतना आप पा रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं, चेतना डेफिनेटली आ रही है, युवाओं में आ रही है, बेटियों में आ रही है, बेटों में आ रही है। जो सड़क पे ये भगवा डाल के लड़का या लड़की निकलता है, वो अपने लिए नहीं निकलता, वो किसी की भी बेटी को लव जिहादी से बचाने के लिए निकलता है। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि ये गलतफहमी नहीं है कि तुम्हारे 2 बेटे हैं। जो भगवा डाल के लड़का है ना, वो भी तुम्हारा ही बेटा है। शायद सगा बेटा बाद में तुम्हारे दरवाजे पे बचाने आएगा। ये भगवा डाल के जो लड़के घूम रहे हैं, ये उससे पहले तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। इनको भी अपनी संतानों की तरह बढ़ने का मौका दो, इनका भी उत्साह बढ़ाओ और सम्मान करो। ये जो सड़कों पे 5-5 मिनट में पत्थर लेके निकल जाते हैं, इनके सामने कौन खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि सबके ऊपर पुलिस गोली चला देगी या लाठी चला देगी, और सरकार में कोई और मुख्यमंत्री बैठा तो पुलिस को भी गोली नहीं चलाने देगा? क्या आपको अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करना होगा? क्या इसके बारे में बात करना कम्युनलिज्म है? इसके बारे में बात करना आतंकवाद है? कि कल कोई तुम्हारा घर जलाने आए तो उसके लिए चार बच्चे तुम्हारे तैयार होने चाहिए गली मोहल्ले के, जो उसको कम से कम रोकने के लिए तैयार हो। लड़कियां कम से कम इतनी जागृत होनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि झूठा कलावा और झूठा तिलक लगा के अगर कोई मुसलमान तुम्हारे को ले जाएगा और कल मार देगा, उससे पहले उन्हें जागृति होनी चाहिए कि लव क्या है और लव जिहाद क्या है, दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। ये जन जागृति का काम कई स्तरों पर हो रहा है देश में, और केवल हम नहीं कर रहे हैं। ये उसका प्रमाण दिख रहा है जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में हुआ। इससे पहले आप कल्पना कर सकते थे इस तरह से हो सकता? कभी नहीं हो सकता था। और कांग्रेस की सरकार, वो भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार में, और उनके विधायकों मतलब को भी बोलना पड़ा। एक बदलाव ये तो हुआ है, जैसे आपने जैसे बोला ना कि जो भगवा डाल के चल रहा है, या जो वहां पर जिन्होंने एजिटेशन किया मस्जिद के खिलाफ, उसको पहले हमेशा ही एक एक्सट्रीमिज्म की नजर से देखा जाता है कि ये अतिवादी लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। वो ये थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बढ़ी है जब दरवाजे इसकी जरूरत है। जो बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, वो बॉर्डर सबके दरवाजे पे आ चुका है, और जिसको समझ में आता जा रहा है उसको ये चेतना आ रही है। जिसको आज नहीं आ रहा उसको कल आएगा, और जिसको कल नहीं आएगा किसी कीमत को चुकाने के बाद आएगा। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये चुनावी बात नहीं है। चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा इससे इसका फैसला नहीं होना है। किसी और के जीतने से ये समस्या परसों की जगह कल आ जाएगी, किसी और के जीतने से परसों की जगह और एक दिन बाद आ जाएगी, लेकिन समस्या सबके दरवाजे पे आनी है। इससे बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, केवल एकमात्र रास्ता है इसका सामना करने का। मुझे लगता है ये जागृति हिंदू समाज में आनी शुरू हुई है, लेकिन पूरी तरह जागृत हो गया, समझ गया, लड़ने को तैयार है, ऐसा तो स्थिति आज तो नहीं है। लेकिन कई बार ये भी मानने को मन नहीं करता कि ये प्रॉब्लम है। ये बात केवल एक पार्टी का ही आदमी क्यों समझ रहा है, या एक पार्टी का ही नेता क्यों समझ रहा है? भाई दूसरे दलों में भी मैं मानता हूं कि अच्छे देशभक्त और अच्छा सोचने वाले लोग होंगे, उनको क्यों नहीं दिखता कि कोई प्रॉब्लम है? दबाव, वोट बैंक का दबाव, वोट बैंक का दबाव, पार्टी मालूम है कि ये बात जो ये दूसरी पार्टी बोल रही है सही है, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो हम चुनकर विधायक सांसद नहीं बन पाएंगे, मंत्री नहीं बन पाएंगे, सरकार हमारी नहीं बन पाएगी। मैं सर की बात को आगे बढ़ाता हूं। अंग्रेज कितने आए थे इस देश में मेरे पास, और राज करके गए ना, तो क्या सबको नहीं मालूम था कि विदेश से आया राज करने के लिए? लेकिन राज करके गया। मुगल कितने आए थे, लेकिन चाहे दिल्ली से, महरौली से आगरा तक ही राज किया हो पूरा, लेकिन करके तो गए ना। तो कुछ लोग तो यहाँ के ही थे ना। ये वही लोग हैं जो इन्होंने कहा, जो मुगलों ने किया वही आज की कांग्रेस कर रही है। ये समाजवादी पार्टी जो कर रही है कि मैं वोट ले लूं, कल जो इसका जो होगा वो देखा जाएगा, आज मेरी 5 साल कुर्सी बनी रहे, मुख्यमंत्री बन जाऊं, उसका लक्ष्य यही है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये बन जाऊं। और एक बात मैं आपको बता दूं, गांधी जी की जयंती वहीं मनाई जाती जहां हिंदू बहुसंख्यक है।
समाजवादी अच्छी तरीके समझ लें, लोहिया जी की जयंती वहीं मनाई जाती है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। पुरानी बहुत पार्टी बड़ी ने तो बात है। फोटो भी लगानी बंद कर दी है। अंबेडकरवादी अच्छी तरीके समझ लें, बाबा साहब की जयंती वहीं मनाई जाती है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। इवन मार्क्सवादी समझ लें, वामपंथी समझ लें, कार्ल मार्क्स की जयंती वहीं मनाई जाती है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी नहीं चलती है। बिल्कुल सही भगत सिंह जी तो पाकिस्तान में जन्म लिए थे, वहीं फांसी चढ़ी थी। भगत सिंह की जयंती और उनकी पुण्यतिथि वहां पे मनाई जाती है क्या? पाकिस्तान में नहीं मनाई जाती। गांधी जी ने तो पूरे देश को आजाद कराया था, तो कायदे से गांधी जयंती पाकिस्तान बांग्लादेश में मनाना चाहिए था, नहीं मनाते। समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम इतना बढ़ गया है, नार्सिसम मेगलोमोनिया इतना बढ़ चुका है, लोग समझ ही नहीं रहे। भैया तुम जिन महापुरुषों के जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो, ये तो देखो उनको मानता कौन है, कौन नहीं मानता। ये जितनी समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, फलानेवाद, ये वही चल रहा है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी जगह केवल एक ही वाद है। ठीक है, दूसरा कोई वाद ही नहीं है, सिंगल वाद है। बहुत सारी बातें हो गई आज। अब देखिए, हम तो बात ही कर सकते हैं, बाकी इसका जो असर होना होगा वो तो दिखाई पड़ जाएगा अब, और उसका नतीजा जो है वो आपको 23 नवंबर को पता चलेगा, जब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया कपिल जी सर, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर प्रोग्राम में आने के लिए।